ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग इस प्रमेय को जानते हैं कि इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो आज के सेशन में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हाल ही में यह प्रमेय चर्चा में बनी हुई है, जिसके कुछ दूसरे कारण हैं। हम सभी ने बचपन में इसके बारे में पढ़ा है, बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में हम जानते हैं, इससे बहुत सारे हमने सवाल हल किए हैं, कई लोगों ने किए होंगे। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? दरअसल हाल ही में खबर चर्चा में है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ जानकारी मिली और ऐसा कहा गया है कि संभवतः यह प्रमेय भारतीयों ने इससे पहले ही दे दी थी। तो आज के इस सेशन में हमारा फोकस इस पर रहेगा। जो टॉपिक है वह है, क्या पाइथागोरस प्रमेय भारतीयों ने दी थी? ठीक है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करें एक खबर से, जहां पर कहा गया है पाइथागोरियन जियोमेट्री इन वैदिक एरा टेक्स्ट सेंचुरीज बिफोर पाइथागोरस। यानी पाइथागोरस की जो प्रमेय है उसको वैदिक काल से जुड़े जो कुछ टेक्स्ट मिले हुए हैं उसमें पहले से ही दे दिया गया है। यानी जब पाइथागोरस ने इस प्रमेय को दिया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीयों ने इस प्रमेय को पहले ही दे दिया था? कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जहां पर इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन में हम इन बातों को समझें तो इसमें अभी हम बात करेंगे हालिया घटना में कि यह जो पूरी चर्चा है या पूरा जो विवाद का एक विषय बना है, ये क्यों बना है, इस पे जुड़ा जो विवाद क्या है उसे देखेंगे। पाइथागोरस कौन थे और इनकी प्रमेय क्या कहती है? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए शुरू से हम इस पूरी थ्योरम को समझेंगे और इस प्रमेय से क्या क्या चीजें पता चलती है उसको जानेंगे। एक शब्द का जिक्र आएगा यहाँ पर, सुलभ सूत्र का। तो सुलभ सूत्र का क्या संबंध है इस प्रमेय से, और वैदिक काल में यह जो प्रमेय हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? इसके अलावा अन्य वैश्विक उदाहरणों को भी देखेंगे जहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीयों से पहले भी कुछ और लोगों ने इससे जुड़ी कोई प्रमेय हल की हो। ठीक, निष्कर्ष में देखेंगे कि इस तरह का जो विषय चर्चा में है उससे क्या सोचा जाना चाहिए, क्या समझा जा सकता है, और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल पर अलग अलग हल करेंगे। 2 सवाल होंगे। यह जो विषय है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों से जोड़ करके देखा जा सकता है, यानी कि भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास और शिक्षा। चलिए तो शुरू करते हैं हालिया घटनाक्रम से कि हुआ क्या है और ये जो मामला है चर्चा में क्यों आ गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 की जो है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक स्थिति पत्र इससे जुड़ा जारी किया है। एनसीईआरटी की किताबें किस तरह से उसमें सिलेबस को शामिल किया जाएगा, इससे जुड़ा एक स्थिति पत्र है जिसमें चर्चा की गई है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहा गया है? फेक न्यूज और सो कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह से इसको कहा गया। एक तरह से तथाकथित पाइथागोरस प्रमेय, या फिर गलत खबर, या फिर गलत जानकारी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका दरअसल ये मानना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल पाइथागोरस ने ना दे करके उससे पहले ही भारतीयों ने उससे संबंधित जो प्रमेय है वो दे दी थी। अभी हम इसको देखेंगे। तो ये चर्चा अभी से नहीं है, ये काफी समय पहले से भी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत गणित के इतिहास को ढूंढते हैं, यानी गणित से जुड़े इतिहासकारों के बीच ये पहले से ही चर्चा बनी रही थी। लेकिन इस चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया है इस स्थिति पत्र ने, जो कि कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों जारी किया था। तो ऐसा कहा गया है कि वैदिक काल से भारतीयों को पहले से ही इस प्रमेय के बारे में जानकारी थी, इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विवाद क्या है? दरअसल पाइथागोरस प्रमेय को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले से ही विवाद बना हुआ है और ये पहले से ही विवादित है। न केवल इसके कंटेंट को लेकर, यानी जो यह प्रमेय जो कहती है, न केवल इस बात को लेकर, इसको सिद्ध करने को लेकर, बल्कि इस बात को लेकर के भी कि पाइथागोरस का जो इस प्रमेय को लेकर के दावा है वह कितना सही है। क्या पाइथागोरस ने वाकई में इस प्रमेय को दिया था? उसको उन्होंने सिद्ध कब किया? इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल इससे जुड़ते हैं। इसके अलावा एक जिक्र आता है यहाँ पर बौधायन सुलभ सूत्र का। तो ऐसा कहा गया है कि भारतीय वैदिक काल के दौरान जो वैदिक परिशिष्ट थे उसमें से एक बौधायन सुलभ सूत्र, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय जैसा ही कंटेंट ज्यामिति के संदर्भ में दिया गया है। ठीक, हालांकि उसको उसमें प्रमेय नहीं कहा गया है, लेकिन ज्यामिति आधार जो उसमें बताए गए हैं वो एग्जैक्ट वही है जो कि पाइथागोरस प्रमेय में दिए गए। ऐसा एक श्लोक दिया गया है। ठीक, तो इस श्लोक में इसका उल्लेख है, अभी हम श्लोक को भी देखेंगे। ठीक, अब बात करें पाइथागोरस कौन थे और उनकी प्रमेय क्या कहती है, फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो पाइथागोरस एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के नाम से जाने जाते हैं, गणितज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, और पाइथागोरियन जो ब्रदरहुड है उसके लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक तरह का एक समूह की स्थापना की थी, उसके संस्थापक थे, जिस समूह ने आगे चल करके उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और बहुत सारी उनसे जुड़ी जानकारियां दी।
इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व, ऐसा अनुमानित है कि अनुमान लगा करके माना गया है लगभग 570 ईसा पूर्व ग्रीस में हुआ था। और इनकी मृत्यु 500 से 490 ईसा पूर्व इटली के मेटापोन्टम में बताई जाती है। ठीक, और इन्होंने जो दर्शन दिया, अपने विचार व्यक्त किए, ऐसा माना गया कि इनके ही विचारों का प्रभाव आगे चलकर प्लूटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों पर भी पड़ा। और प्लूटो और अरस्तु ने भी अपने जो दर्शन थे उसमें पाइथागोरस का काफी ज्यादा जिक्र किया। जो दर्शन के विद्यार्थी हैं वो इस बारे में पढ़ते होंगे, और आगे जाकर के कई सारी चीजें इससे निकल करके आई, और अगले पीढ़ी के जो दार्शनिक थे उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। तो गणित और पश्चिमी तर्कसंगत दर्शन के विकास में इनका योगदान देखा जाता है। इसके अलावा एक शब्द चलता है वस्तुनिष्ठ दुनिया, और संगीत में जो संख्याओं का कार्यात्मक महत्व है उससे जुड़ा हुआ सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो पाइथागोरस थे उन्होंने खुद से हर चीज को लिखा नहीं है, या पाइथागोरस प्रमेय की ही बात करें, आगे चल करके उन्होंने पाइथागोरियन स्कूल जो खोला था, उस स्कूल से जुड़े जो लोग थे उन्होंने इसको लिखा, और पाइथागोरस से जुड़ी जो भी शिक्षाएं थी उनको लिखा। ठीक, लगभग ये वैसा ही है जैसा हम कबीर के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऐसा कई जगहों पर हमें पढ़ने को मिलता है कि कबीर ने जो भी चीजें कही हैं वो उन्होंने खुद नहीं लिखी, और जो उनके शिष्य थे उन्होंने ही उसको लिपिबद्ध किया होगा। ऐसी कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है। कबीर का खुद दोहा भी है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। हालांकि चर्चा आज कबीर पर नहीं है, पाइथागोरस पर है, इसलिए इनके बारे में कुछ ये जानकारी है। अब बात करें इनकी प्रमेय की कि इनकी प्रमेय क्या कहती है। तो इन्होंने जो प्रमेय दी है वो ज्यामिति से संबंधित है, जहां पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो एक समकोण से जुड़ा जो त्रिभुज है उससे जुड़ा हुआ है, उसमें संबंध स्थापित करता है। किसमें, मान लीजिए एक समकोण वाला त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं ए, बी और सी, जहां पर ए इसका लंब है, बी इसका आधार है और सी इसका विकर्ण है। तो ऐसा कहा गया है यदि ए और बी का मान पता हो तो हम सी का मान इससे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी ज्यामितियों में, बहुत सारे, अगर हम कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र देखें जहां पर भवन का निर्माण है या कुछ ऐसा निर्माण से संबंधित जो चीजें इसका उपयोग होता है, नेविगेशन में होता है, खगोल विज्ञान में इसका उपयोग होता है, तो बहुत ज्यादा काम की प्रमेय है। बेसिकली ये उन्होंने दिया था ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, इससे जुड़ा हुआ कुछ जो थ्योरम में चलता है पाइथागोरस, उसको त्रिग बोलते हैं। इसमें जैसे चलता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकते हैं 3:4:5। हालांकि गणितीय मूल में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, इस विषय में जो जो बातें महत्वपूर्ण है केवल उनको जान रहे हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है इसको हमने देखा, पाइथागोरस ने क्या सूत्र दिया था। अब बात करें सुलभ सूत्र की, जिससे जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, उसकी व्याख्या की जा रही है। तो सुलभ सूत्र क्या थे? जैसे वैदिक काल की अगर हम चर्चा करें तो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमें वैदिक काल दिखाई देता है, जहां पर कर्म कांडों की प्रधानता देखी जाती है। कर्म कांडों में भी कई सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, जहां पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। तो कर्म कांडों के दौरान जो एक वेदिका का इस्तेमाल किया जाता है, एक वेदी बनाई जाती थी जो चौकोर हो सकती थी, आयताकार हो सकती थी, वो कर्म कांडों से जुड़ी हुई थी। तो ऐसा माना जाता था कि उस वेदी के जो कोण है, उस वेदी का जो आयत है या फिर उसका आकार है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी उससे उसमें होने वाले जो अनुष्ठान है वो फलीभूत हो सकेंगे या फिर आगे चल करके उनका प्रभाव देखने को मिल पाएगा। ठीक, यानी इनको कहा जाता है वेदों के परिशिष्ट सुलभ सूत्र। तो इन्हीं आयतों या फिर इन आकारों को एकदम परफेक्शन के साथ दर्शाने के लिए जो उन्होंने गणित का विकास किया या फिर गणित का निर्माण किया, उसको कहते हैं वैदिक गणित, और उससे जुड़ी जो जानकारी है वो देखने को मिलती है सुलभ सूत्र में। ठीक, यानी कि वेदियों के निर्माण के नियम इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। क्यों किया गया था, जैसा आपने चर्चा कर ही ली कि अनुष्ठान और बलिदान को सफल करने के लिए वेदी को बहुत सटीक माप के अनुरूप बनाना चाहिए, ऐसी मान्यता तब थी कि ताकि देवता हैं वो खुश हो सके और मनवांछित फल दे सके, अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, जो भी कामना मनुष्य कर सकता है। तो इसमें दो सुलभ सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है बौधायन सुलभ सूत्र और दूसरा है आपस्तंभ सुलभ सूत्र। इन दोनों सुलभ सूत्रों के बारे में ऐसा कहा जाता है, मतलब निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कब के हैं, उस समय की ऐतिहासिक भाषा या फिर ऐतिहासिक रूप से जो समाज की परिकल्पना थी उसको देखते हुए ही अनुमान लगाया गया है कि लगभग
कि लगभग 800 ईसा पूर्व में बौधायन शुल्ब सूत्र रहा होगा, लिखा गया होगा, और लगभग 600 ईसा पूर्व में आप स्तंभ शुल्ब सूत्र लिखा गया होगा। 2 शुल्ब सूत्र और हैं जो इससे थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जैसे मानव शुल्ब सूत्र और कात्यायन शुल्ब सूत्र, जिनमें इससे जुड़ी थोड़ी कम जानकारी है। ये 200 ईसा पूर्व के आसपास है और ये 750 ईसा पूर्व। इसमें अगर ज्यामितियों को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से अलग अलग जानकारियां दी गई हैं, जिसमें विकर्ण का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। ठीक, चलिए अब जिस हमने श्लोक की बात की थी वो श्लोक दिया हुआ है बौधायन शुल्ब सूत्र में। दीर्घ चतुर श्रस्या क्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्रियगमानी च यत पृथक भूते कुरु तस्तुभ्यम करोति, ऐसा कहा गया है। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ अगर हम इंग्लिश में देखें तो अ रोप स्ट्रेच्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द डायगोनल प्रोड्यूस एन एरिया विच द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड मेक्स टुगेदर, यानी कि एक विकर्ण को अगर दोनों तरफ खींच दिया जाए, यानी कि एक रस्सी का विकल्प लेकर के उसको ऐसे खींच दिया जाए कि वर्टिकल यानी कि लंबवत और हॉरिजॉन्टल यानी कि उसकी क्षैतिज जो रेखा होगी इसके बराबर होगी विकर्ण के। ठीक, और ऐसा ही ये सूत्र भी कहता है। यहाँ पर मान लीजिए एक समकोण वाला त्रिभुज मौजूद है, उसमें ए बी और सी यानी लंब, आधार और विकर्ण मौजूद हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ऐसा इसीलिए ऐसा कहा गया है कि बौधायन जो शुल्ब सूत्र है उसमें पहले से ही जो श्लोक मौजूद है उसमें इसका जिक्र कर दिया गया था। तो क्या मानना चाहिए? कुछ अन्य वैश्विक उदाहरणों को देखेंगे, फिर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक, तो कुछ दूसरे जो उदाहरण मौजूद हैं वो लगभग 1900 से 1600 बीसी के हैं, यानी कि ईसा पूर्व के हैं, जहां पर मेसोपोटामिया का जिक्र आता है। यहाँ पर जो पुरानी बेबीलोनिया की सभ्यता थी उसमें भी ऐसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं जहां पर डायगोनल रूल यानी कि विकर्ण के नियम को दर्शाया जाता है। तो ये तो बहुत पहले हो गया उससे। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस के समय काल से बहुत पहले की बात है। 800 से 500 बीसी की हम बात कर ही रहे हैं। भारत के अंतर्गत शुल्ब सूत्र की बात कर रहे हैं, शुल्ब सूत्र में मौजूद है। 570 से 490 ईसा पूर्व ग्रीस और इटली में इस प्रमेय की चर्चा देखने को मिल रही है। उसी स्कूल की अगर हम बात करें, पाइथागोरियन स्कूल या सोसाइटी, जहां पर पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र मिलता है, मतलब इस सूत्र से संबंधित। ठीक, और चौथा है ग्रीस में, जहां पर यूक्लिड एलिमेंट्स में इसका जिक्र देखने को मिलता है और इसको स्वयं सिद्ध माना गया है। यहाँ ग्रीस वाले में इसको स्वयं सिद्ध माना गया है और ये 300 ईसा पूर्व है, यानी कि काफी ज्यादा नजदीक है आज के समय के हिसाब से अगर देखें। बाकी भारत वाले में हमें श्लोक में इसका जिक्र मिलता है। तो ओवरऑल क्या कहा जा सकता है, इसका निष्कर्ष क्या है? क्या ये मान लेना चाहिए कि पाइथागोरस की प्रमेय सही नहीं है, या फिर पाइथागोरस से पहले वो प्रमेय किसी और ने नहीं दी? तो कई सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर हमको इस प्रमेय का जिक्र मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन सभी समय कालों में जो हमें अंतर देखने को मिल रहा है उससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एक इत्तेफाक है कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उसको देखा। ठीक, बाकी ये जो समीकरण है इसको सिद्ध करने का प्रमाण ना तो पाइथागोरस की तरफ से दिया गया है, ना ही भारत के अंतर्गत जो हमें श्लोक या फिर सूत्र मिलते हैं उसमें ही इसको सिद्ध किया गया है। ठीक, अगली बात, ये जो चर्चा अभी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, कर्नाटक में जो स्थिति पत्र सामने आया उसके कारण ये बहस फिर से बढ़ी हुई है। ठीक, बेसिकली क्या कहा जा सकता है कि इसमें आंशिक रूप से जो सच है वो सामने आ रहा है। कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो ऐसा मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का विकास भारत की तरफ से ही हुआ हो, क्योंकि अलग अलग सभ्यताएं ऐसी भी हैं जहां भारत से पहले ही मौजूद लोगों ने उसके बारे में बातचीत की थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के अंतर्गत उसका विकास ही नहीं हुआ, भारत में भी उसका विकास हुआ है। कई ऐसे भी लोग हैं जो उसको भारत के संदर्भ में ऐसे देख रहे हैं कि भारत में जो सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना है उसके जरिए एक तरह से जगत गुरु सिंड्रोम की बात की गई कि भारत के अंतर्गत कई सारे लोगों में सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना बढ़ी हुई है और वे चाहते हैं कि हर चीज़ में हमारे ही द्वारा बनाई गई चीज़ों को देखने को मिले, यानी कि जो कुछ भी आज बाहर मौजूद है वो पहले से ही भारत में मौजूद था। हालांकि अगर हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर परीक्षा के लिहाज से अगर इस पूरे विषय को देखें तो कई बार ऐसे दार्शनिक विचार हमें देखने को मिलते हैं जो किसी पश्चिमी दार्शनिक ने कहे हों और भारत के अंतर्गत जो दार्शनिक मौजूद है उन्होंने भी वैसी ही बात कही हो। ऐसा हो सकता है कि भारत के दार्शनिक पहले आए हों या पश्चिमी दार्शनिक पहले आए हों, या संभावना ये भी हो सकती है कि उनके बीच का जो समय काल है लगभग एक सा ही दिखता हो। इसमें जरूरी नहीं है कि जो सिद्धांत दिया गया है वो इनका सिद्धांत इन व्यक्ति ने लिया हो या इनका सिद्धांत उन्होंने लिया हो। ऐसी संभावना या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, हम इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, ऐसा कोई इत्तेफाक बन सकता है कि वो विचार एक ही समय पे दो लोगों के पास आ गया हो। ठीक,
हालांकि इस विषय में जो चर्चा है वो अभी आगे बढ़ेगी और उसके बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे कि कर्नाटक सरकार ने किस तरह से निर्णय लिया। बाकी रही बात पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से उसको जाना जा रहा है। भारत के अंतर्गत भी ऐसी अगर स्थितियां मौजूद थी, चूंकि प्रमाण कहीं भी मौजूद नहीं है, इसके हिसाब से जो सरकार होगी वो निर्णय करेगी कि उसको इस प्रमेय को किस तरह से अपनाना है या फिर नहीं अपनाना है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप इस पूरे विषय को किस नज़र से देख पा रहे हैं। अभी आपको आंसर में तो इसको लिखना ही होगा। चलिए एक प्रश्न हम वैकल्पिक रूप से जो बनाया गया है उसको देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत आसान सा सवाल है। ज्यामिति, गणित, चित्रकला, समुद्र विज्ञान या फिर शल्य चिकित्सा। इसके अलावा आप लोगों को जो उत्तर लिखना है, सवाल इसको देख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। कर्नाटक सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति से संबंधित हाल ही में जारी किए गए स्थिति पत्र ने किस बहस को जन्म दिया है? चर्चा कीजिए। तो इस उत्तर में आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना है। बैलेंस दरअसल हम लोग इसलिए करते हैं कि आपकी राय बहुत ज़्यादा एक तरफा झुकी हुई ना दिखे, क्योंकि हम परीक्षा से संबंधित उत्तरों को लिख रहे हैं, ना कि हम एक न्यूज़ को किसी आलोचक की नज़र से देख रहे हैं या फिर अपनी व्यक्तिगत राय लिख रहे हैं। इस लिहाज से उन उत्तरों को आपको फ्रेम करना है। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।